दोस्तों, क्या भारत में कौमी एकता का भेदभाव कम होने वाला है? क्या जातिगत जनगणना एक बड़ा फैसला है जिसके बाद आज जो लेफ्ट के नेता उड़ रहे हैं वो कुछ वक्त बाद मातम मनाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कर्मा और मैं सुनिल। दोस्तों, जब से जातिगत जनगणना कराने का फैसला मोदी सरकार ने लिया है तब से कुछ लोग यह मानने लगे हैं कि मोदी सरकार ने अपने लिए ही गड्ढा खोद दिया है। बड़ा सवाल है, पर अगर जातिगत जनगणना का अगर हम एनालिसिस करें तो जानने को मिलेगा कि यह फैसला कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में है और अब यही फैसला कौमी एकता को समाप्त कर सकता है, क्योंकि जातियाँ केवल और केवल हिंदुओं में नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है इस बारे में, बल्कि जाति का खेल मुसलमानों में भी है। पर कोई भी वामपंथी नेता यह नहीं बताता है कि हिंदू धर्म के अलावा मुसलमानों में भी कई जाति होती हैं, जैसे कि सैयद जिनको सबसे ऊंचा माना जाता रहा है, काजी जिनको न्याय देने वाली जाति मान लिया गया है, और भी ऐसी कई जातियाँ मुसलमानों में मौजूद हैं, लेकिन हमें कभी इस बारे में बताया ही नहीं गया, हमें बताया नहीं जाता इस बारे में। बात क्या है कि मुसलमानों में भी जातिवाद है। यह बात अगर कोई मुस्लिम समझ जाए तो वो पीएम मोदी की बात को समझ पाएगा कि जब वो कहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों को पंचर लगाना पड़ता है, उनका इशारा दरअसल केवल यह था कि अगर मुस्लिम समाज में रिजर्वेशन की बात होगी तो लगभग रिप्रेजेंटेशन की अगर आप बात करेंगे, रिजर्वेशन तो एक अलग चीज़ है, रिजर्वेशन मिलना ना मिलना धार्मिक आधार पर एक सरकार का फैसला है, लेकिन अगर आप रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे समाज में तो लगभग 3% जो लोग हैं, 3% वालों ने बाकियों को पीछे छोड़ा हुआ है। बाकी ज़्यादातर छोटे मोटे कामों में व्यस्त हैं, वे ना ही तो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना ही अच्छी नौकरी उनकी लग पाती है। एक ऐसा मुस्लिम समाज है पसमानदा मुस्लिम समाज, जो कि मुस्लिमों के भीतर मौजूद जातिवाद के चलते ही आज काफ़ी पीछे रह गया है। ना ही तो आज पसमानदा मुसलमानों का कोई राजनीतिक चेहरा है इस समाज से, ना ही तो बड़े राजनेता निकलते हैं मुसलमानों के। जितने भी मुसलमानों के राजनेता निकलते हैं वो अन्य बड़ी बिरादरियों से निकलते हैं। इस वजह से ही पसमानदा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। और मैं अगर एक बात देखूं, ना ही कोई मुस्लिम संगठन पसमानदा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है। ये सोचने वाली बात भी है कि अगर कौमी एकता है तो केवल चंद मुस्लिम बिरादरी ही क्यों मुसलमानों की ठेकेदार बनेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रा जातिगत जनगणना के फैसले को समझा तो जाए, क्योंकि अब तक तो केवल और केवल यही कहा जाता रहा है कि हिंदुओं में ही भेदभाव होता है, जाट, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण के नाम पर केवल और केवल हिंदू ही आपस में भिड़ते नजर आते हैं। पर सच्चाई तो अलग है। सच्चाई यह है कि जो एजेंडा चलाया गया कि मोदी आया तो मुस्लिम गरीब हो गया, उनको रोजगार मिलना बंद हो गया, यह सब बस केवल एक सफ़ेद झूठ है, क्योंकि मुसलमानों को लूटने वाली कुछ मुस्लिम बिरादरियाँ हैं। और यह जो आप देखते हैं ना कि जो काफ़ी नेता हैं लेफ्ट के मुसलमानों के हित की बात करते हैं, तो ज़रा इनसे पूछा जाए कि मुसलमानों की छोटी बिरादरियों को क्यों नहीं आज तक ये पार्टियाँ टिकट देती आई हैं? क्या पसमानदा मुसलमान जैसी बिरादरी हमेशा ही बस अपने गुजारे के लिए जीती रहेगी? क्या इन मुस्लिम बिरादरियों का डेटा सरकार के पास ना लाया जाए? अरे भाई, जब सरकार के पास डेटा होगा तभी तो इन बिरादरियों का उत्थान हो सकता है, वरना तो बस मुसलमानों के नाम पर जो खेल चलता है उसमें मौज उड़ाने वाले कुछ मुस्लिम खुश हो जाते हैं और कुछ लेफ्ट के नेता बस थाली पीटते हैं तो छोटे मुसलमान। जातियाँ जिनके बारे में कोई भी नहीं सोचता है, छोटी बिरादरियों के बारे में कोई नहीं सोचता है। बस अगर एजेंडा की बात है तो दलितों का जिक्र होता है हिंदू समाज में, लेकिन आखिरकार जो मुसलमानों में छोटी बिरादरियाँ हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? इनके बारे में कोई सोचता तो है नहीं। बस इन लोगों का तो इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल इन लोगों का होता है आंदोलन में, मज़हब के मुद्दों में, बाकी इनका कोई रोल लेफ्ट के नेता नहीं मानते हैं। दूसरा, देखा यह भी गया है कि लेफ्ट के नेताओं को देश के मुसलमानों से ज़्यादा मतलब तो है नहीं, ना ही उनके हित से मतलब है, बल्कि इनको तो मतलब है रोहिंग्यों और पाकिस्तानी मुसलमानों से, क्योंकि जातिगत जनगणना एक बड़ा वोट बैंक भी खत्म कर देगा। ऐसा वोट बैंक जो कि तारों के नीचे से भारत आकर बसा हुआ है। जी हाँ, जातिगत जनगणना होगी तो एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नाम दर्ज भी होगा, जिसमें अपनी जानकारी देनी होगी, दिखाना होगा किस कास्ट के हो, तो आधार कार्ड भी लगेगा, पिताजी का आधार कार्ड भी लगेगा, और आधार कार्ड होगा तो नाम दर्ज हो जाएगा। वरना भारत सरकार ने रास्ता तैयार कर दिया है। भारत सरकार ने एक प्लान बनाया हुआ है, जो लोग अवैध तरीके से भारत में रहते आ रहे हैं अब उनको पहुंचा दिया जाएगा वापस उनके ही देश में। यह जो जातिगत जनगणना का मामला है तो एनआरसी का ही एक मिनी वर्जन है, क्योंकि अगर आप देखें कि एनआरसी लागू हो गया तो आपको पता है क्या होगा? बवाल होगा, विरोध होगा, विपक्ष के नेता पहुंचेंगे, जाएंगे, कहेंगे फैसला मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों को भड़काने की साजिश होगी। पर अब विपक्ष कैसे विरोध करेगा? भाई, एनपीआर में तो उन लोगों के ही नाम दर्ज होंगे जिनके पास ज़रूरी दस्तावेज होंगे। अब सोचकर देखें कि इस फैसले से भारत सरकार को बड़ा फायदा
यह भी हुआ है कि मुसलमानों का भी जनगणना में नाम दर्ज होगा, तो मुसलमानों को सच बताना आसान हो जाएगा। कोई कह नहीं सकेगा कि सरकार के सारे फैसले मुस्लिम विरोधी हैं। जो प्लान था कि कैसे भी रोहिंग्यों को बचा कर रखा जाए, उनको भारत से बाहर नहीं भेजा जाए, ये प्लान था लेफ्ट के नेताओं का, क्योंकि रोहिंग्यों का एक बड़ा वोट बैंक लेफ्ट के नेता बना चुके हैं। पर आप यह भी देखिए कि कितने लोग भारत में फर्जी आधार कार्ड बनवा कर रह चुके हैं। अभी जब पाकिस्तान के नागरिकों को भेजा जा रहा था तो बढ़ चढ़कर एक बात देखी गई। लोगों ने बयान दिए थे कि हम लोगों ने तो वोट भी दिया है, पिछले 17-20 सालों से हम भारत की ज़मीन पर रह रहे हैं, अब हमें आखिरकार वापस क्यों भेजा जा रहा है। आज जातिगत जनगणना में कई ऐसे प्रावधान है कि पता चल जाएगा कि कौन लोग भारतीय हैं और कौन बाहर से आए हुए हैं। इसलिए मैं वीडियो की शुरुआत में ही कह चुका हूं कि जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है वह आज सीना तान कर कह रहा है कि हमने सरकार को मजबूर किया था कि सरकार जातिगत जनगणना करे, लेकिन जब खेल शुरू होगा ना तो यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है हाय तौबा करता हुआ नजर आएगा। यह बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए, मैं कह चुका हूं कि लेफ्ट के नेताओं को बड़ी दिक्कत है देश के मुसलमानों से। मुसलमानों को भी ये बात समझनी होगी, क्योंकि अगर हम बात करें माइनॉरिटी की, जो देश में मौजूद बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बसे हुए हैं, वे लोग भी किसी न किसी तरीके से सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठा लेते हैं। क्या इस सब से देश के मुसलमानों का अधिकार नहीं मारा जाता है कि टैक्स तो दे नौकरी करने वाला देश का मुसलमान और मौज ले बस बाहर का मुसलमान? यह भी तो मुस्लिम हित ही है। दरअसल आप अगर मेरी बात को थोड़ा चिंतन करें, मेरी बात पर थोड़ा मनन करें, तो आप समझेंगे कि जो मुस्लिम का जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम का हित की ये बात करते हैं, उसको केवल एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह टूल किट एक्टिव भी की जाती है, क्योंकि दिखाया जाता है कि देश का मुसलमान केवल अपने मज़हब का ही सगा है, वह कोई विरोध तो करेगा ही नहीं। हम दिखाएंगे कि देश में अवैध तरीके से रहने वाले मुसलमान बेचारे हैं, पर अधिकार भारत के मुसलमानों का छीन लिया जाता है। यही तो ताकत है अमित शाह और मोदी की जोड़ी की। जो फैसला लिया जाता है वह सस्पेंस से भरा होता है, एकदम से क्लाइमैक्स सामने नहीं आता है। इंतज़ार के बाद पता चलता है कि जिस आलोचना के लिए उतावले हो जाते हैं लेफ्ट के सारे नेता, वे ही बाद में अमित शाह के मुरीद हो जाते हैं। आप देखिए, अनुच्छेद 370 को लेकर कभी लहू बहना था, तो आज विपक्ष के नेता भी लाल चौक पर जाकर भाषण देते हैं। मैं सोचता हूं कि आखिर क्यों ही मुसलमानों को भ्रमित करना चाहता है पूरा का पूरा विपक्ष। आज मुसलमानों को भी समझना होगा कि वे लोग केवल और केवल वोट बैंक का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों को अपना अधिकार लेना होगा तो देश में मौजूद अवैध लोगों को देश से बाहर निकालने में सरकार की मदद करनी होगी। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को आप आगे ज़रूर शेयर करें, जिससे हम लोग डिजिटल क्रांति के जरिए देश हित में अपनी कलम सदैव के लिए ही चलाते रहें। धन्यवाद। आप देखते रहें दी कर्मा।